हेलो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास हम लोगों ने रेनबो पढ़ा था। रेनबो पे हमारी लास्ट क्लास ख़त्म हुई थी। इन टुडेज क्लास, एक्चुअली दिस इज़ लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। इन दिस क्लास वी स्टार्टेड विद द टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी क्या होता है? Due to continuous variation in the density and temperature in the different layer of earth atmosphere, these layer will act as different medium. होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी एटमॉस्फेयर जो भी हमारा है ये हमारी अर्थ है, और जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर जाते जाते हैं अपर, तो ये इसकी इन लेयर्स की डेंसिटी कम होती जाती है। मतलब एक एरिया होता है वो ज़्यादा डेंस होता है, फिर उसके ऊपर जैसे जैसे हम जाते जाते हैं हमको रेयरर मीडियम मिलते जाता है। अर्थ के पास में जो एटमॉस्फेयर होता है वो मीडियम डेंसर होता है, और जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर जाएंगे रेयरर मीडियम होता जाता है। तो इसलिए लिखा है ड्यू टू कंटिन्यूस वेरिएशन इन डेंसिटी एंड टेम्परेचर इन डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ, दिस लेयर एक्ट एज डिफरेंट मीडियम। ये सब लेयर्स किसकी तरह बिहेव करती हैं? डिफरेंट मीडियम की तरह बिहेव करती है। तो क्या होता है, जब ऊपर से सनलाइट आती है, यहाँ से अगर कोई सनलाइट अर्थ में आती है थ्रू दिस एटमॉस्फेरिक लेयर, तो वो रिफ्रैक्ट होती है, वो सीधी नहीं आती है, वो बैंड होने लग जाती है। क्यों बैंड होती है? कोई भी लाइट की रे है तो वो सीधे नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो रेयरर से डेंसर मीडियम में आती जाती है, तो उसका पाथ कुछ चेंज हो जाता है। इट रिफ्रैक्टेड, इट इज़ द बेसिक कॉज। और यही जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यही जो डिफरेंट लेयर्स के कारण जो बेंडिंग इन द लाइट होती है, सन की लाइट जो बेंड होती है इन डिफरेंट लेयर्स के कारण, उसी को अपन कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसको अपन क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जल्दी पढ़। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इट इज़ द बेसिक कॉज ऑफ सम नेचुरल इवेंट्स। इसी के कारण कुछ नेचुरल इवेंट होते हैं जो आपको थियोरेटिकली समझाना होगा। तो थियोरेटिकली ये इवेंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपेरेंट स्टार पोजीशन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अपेरेंट स्टार पोजीशन और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो हम लोगों को जो एक्चुअली स्टार की पोजीशन होती है वो दिखाई नहीं देती, और जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, मतलब जो हमको स्टार्स चमकते हुए दिखाई देते हैं, वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ये कैसे होता है? दिस इज स्टार, ये स्टार है, ये स्टार है, और ये स्टार की एक्चुअल पोजीशन है। इससे जो लाइट आती है वो यहाँ पे बैंड हो जाती है। ये जो स्टार से लाइट आती है ये नीचे आते आते यहाँ पे बैंड हो जाती है, और जब ये लाइट हमारी आईज़ में ऐसे आती है, ये बैंड क्यों होती है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये रेयर अर्थ से डेंसर मीडियम में आती है। तो ये स्टार से जो लाइट आती है वो कुछ इस तरीके से आती है, लेकिन हमको ये लाइट कहाँ से आती हुई नज़र आती है? यहाँ से। तो यहाँ से ये हमको लाइट आती हुई नज़र आती है। तो दिस इज़ इट्स अपेरेंट पोजीशन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमको उसकी एक्चुअल पोजीशन पता नहीं चलती, अपेरेंट पोजीशन पता चलती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो लाइट की इंटेंसिटी होती है ये कभी कभी ब्राइट होती है और ये कभी कभी कम होती जाती है। ये कभी तो ब्राइट होती है और कभी ये लाइट होती जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये दो पोजीशन के बीच में जो है पर्सन जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, और यहाँ पे हम लोगों को ये इन दो पोजीशन के कारण ये हमको ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। अपेरेंट स्टार पोजीशन एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ये जो दो फिनोमिना होते हैं, बेसिकली ये जो दो फिनोमिना हैं ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होते हैं। उसी तरीके से एक फिनोमिना है दैट यू कॉल्ड एज एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट।
एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। एक्चुअली सन आता नहीं है, सन हॉरिजन से ऊपर, मतलब सन राइज होता नहीं है, हम लोगों को वो हमको सनराइज पहले ही दिखाई देता है। तो ये सनराइज मतलब ये ओरिजिन के ऊपर आया नहीं है, लेकिन इससे आने वाली रेज हमारी आँख में इस तरीके से आती हैं बेंडिंग होते हुए, तो हम लोगों को लगता है कि सन उग गया, यहाँ पे सन हमको दिखाई देता है। तो ये एक्चुअली होरिजन के ऊपर आता नहीं है, उससे पहले ही ये हमको 2 मिनट में दिखने लग जाता है, 2 मिनट पहले ही हमको ये दिखने लगता है। तो इसको अपन कहते हैं एडवांस सनराइज। उसी तरीके से डिले सनसेट भी होता है। डिले सनसेट कैसे होता है? ये अर्थ है, ये हॉरिजन के नीचे चला जाता है सन, मतलब सनसेट हो चुका होता है, लेकिन फिर भी हमारी आईज में वो लाइट आती रहती है और हमको लगता है कि सन अभी भी सेट नहीं हुआ है। तो ये डिले सनसेट और जो एडवांस सनराइज जो फिनोमिना है, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो अपेरेंट स्टार पोजीशन है, या फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, या एडवांस सनराइज या डिले सनसेट है, ये जितने भी फिनोमिनाज हैं ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का रीज़न है। उसी तरीके से ओवल अपैरेंस मतलब हमको ऐसा चपटा दिखाई देता है। ओवल अपैरेंस ऑफ सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमको ये ऐसा चपटा क्यों दिखाई देता है, ये ऐसा हम लोगों को ओवल अपैरेंस में क्यों दिखाई देता है। और यहाँ पे जब आफ्टरनून दोपहर के समय ये हमको पूरा गोल दिखता है। तो इसका क्या रीज़न है? यहाँ पे यदि हम इस सन की अपर एज और लोअर एज लें, तो यहाँ पे ये जो बैंड होके लाइट आती है और ये जो बैंड होके लाइट आती है, ये दोनों रे अनइक्वल हैं ऑब्वियसली। ये रे जो है वो लार्ज है और ये रे जो है वो छोटी है। तो इसके कारण से ये दोनों ही एज हमको अलग अलग, ये दोनों एज हमको सिमिलर दिखाई नहीं देती। इसके कारण हमको ये चपटा दिखाई देता है ओवल शेप का। लेकिन जब हम लोगों को सन नून में होता है, दोपहर में, तो हमारे पास रे नॉर्मली गिरती है, मतलब बिल्कुल सीधी। और आप लोग को पता है कि जब भी कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नॉर्मल रे जाती है तो उस पर कोई बेंडिंग नहीं होती, उसमें कोई बेंडिंग नहीं होती। यहाँ पे अनइक्वल बेंडिंग होती है। दोनों अपर एज से आने वाली रे और लोअर एज से आने वाली रे की अनइक्वल बेंडिंग होती है। दोनों एक जैसा बेंड नहीं होते, इसलिए हमको ऐसा शेप दिखाई देता है। लेकिन नून में जब ऊपर से सीधे सन हमारे ऊपर होता है, तो उससे जो रेज आती हैं वो बिल्कुल नॉर्मली गिरती हैं, उनमें कोई बेंडिंग नहीं होती, इसलिए वो हमको स्फेयर दिखाई देता है, गोल। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो ओवल अपैरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट है, ये सब कुछ भी किसके कारण है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस चैप्टर का एक टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उससे बेसिस ये फिनोमिना होते हैं, इसको आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है। ओके उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फिनोमिना इस चैप्टर का लास्ट फिनोमिनन है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब क्या होता है? सन रेज जब भी किसी पार्टिकल से टकराती हैं, व्हेन सन रेज हिट एनी पार्टिकल, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है। जब सन रे किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल से टकराती है, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाती है? फैल जाती है। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग कहते हैं। थ्रोइंग ऑफ सनलाइट इन वेरियस डायरेक्शन बाय लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, लाइट का फैलना पार्टिकल से टकरा के इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग। लेकिन स्कैटरिंग होने के लिए एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि स्कैटरिंग जब भी होगी जब साइज ऑफ पार्टिकल लाइट की वेवलेंथ से कम होगा, मतलब जब पार्टिकल बहुत छोटे होंगे, मतलब लाइट की वेवलेंथ पार्टिकल के साइज से, वेवलेंथ शुड बी ग्रेटर देन साइज ऑफ पार्टिकल। वेवलेंथ ऑफ लाइट साइज से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो जिसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? साइज से बड़ी होनी चाहिए। जिसकी वेवलेंथ फॉर स्कैटरिंग द साइज ऑफ पार्टिकल मस्ट बी लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट।
इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ उसकी इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब स्कैटरिंग वो कम स्कैटर्ड होगा। जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, रेड स्कैटर लेस, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है इसलिए वो स्कैटर लेस होता है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग कम होती है। लेकिन वायलेट हम लोग पहले भी देख चुके हैं, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ बेसिकली विबग्योर होता है, GYOR। लाइट में ये 7 कलर्स होते हैं। वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, और वेवलेंथ ऑफ रेड सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि वेवलेंथ रेड की ज़्यादा होती है इसलिए उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग कम होती है। मतलब वो रेड कलर जल्दी से फैलता नहीं है। क्या नहीं होता? स्कैटर्ड नहीं होता, फैलता नहीं है, उसको स्कैटरिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि उसको स्कैटर करने के लिए पार्टिकल भी बहुत बड़ा चाहिए होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेसिकली फॉर स्कैटरिंग द साइज ऑफ पार्टिकल मस्ट बी लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यहाँ पे मतलब अगर एटमॉस्फेयर में देखिए क्या होता है, एटमॉस्फेयर जिसकी मैंने क्या बोला, फॉर स्कैटरिंग द साइज ऑफ पार्टिकल मस्ट बी लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जो पार्टिकल, ये पार्टिकल है, इसका साइज़ बहुत छोटा है। मान लीजिए वायलेट की वेवलेंथ हमारी 10 है और इसका साइज़ है 5। तो ऑब्वियसली क्योंकि इसका साइज़ इसकी वेवलेंथ से कम है तो ये वायलेट लाइट को फैलाएगा। तो इसकी तो वेवलेंथ और ज़्यादा है, 20 है, तो ये इसको भी फैलाएगा। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया, मतलब ये पार्टिकल वायलेट लाइट को भी स्कैटर कर सकता है और रेड लाइट को भी स्कैटर कर सकता है। लेकिन किसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी? स्कैटरिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यहाँ पे जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो ज़्यादा फैलेगा हर डायरेक्शन में, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो कम फैलता है, स्ट्रेट जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसके कारण कुछ फिनोमिनाज होते हैं, जैसे कि ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों है, कलर ऑफ स्काई ब्लैक क्यों होता है। जब भी कोई सैटेलाइट में बैठा हुआ एस्ट्रोनॉट देखता है तो उसको स्काई ब्लैक क्यों दिखाई देता है, क्लाउड्स वाइट क्यों दिखते हैं। तो ये जो फिनोमिना है बेसिकली ये स्कैटरिंग के कारण होते हैं। ब्लू कलर ऑफ स्काई हमको क्यों दिखता है? क्यों? क्योंकि सनलाइट से जो लाइट आती है वो वाइट होती है, उसमें हर कलर होता है, 7 कलर्स होते हैं। लेकिन एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल हैं वो सबसे ज़्यादा किस लाइट को फैलाते हैं? ब्लू लाइट को। क्यों ब्लू लाइट को सबसे ज़्यादा फैलाएंगे? इसलिए फैलाते हैं ब्लू लाइट को सबसे ज़्यादा क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है। इसलिए हमको स्काई क्या दिखाई देता है? ब्लू, सब तरफ ब्लू कलर फैल जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए हमको स्काई ब्लू दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं वो सन रेज में से सबसे ज़्यादा किसकी स्कैटरिंग करते हैं? ब्लू कलर की। इसलिए जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो हमें स्काई कैसा दिखाई देता है? ब्लू, क्योंकि सन होता है, सन रेज में होती है। और रात को क्यों ब्लैक दिखता है? क्योंकि सन रेज ही नहीं होती, तो स्कैटर क्या करेगा? गेटिंग माई पॉइंट? उसी तरीके से कलर ऑफ स्काई ब्लैक होता है हाई एल्टीट्यूड्स पे, मतलब दिन में भी जब सन होता है तो भी हम लोगों ने देखा है जब सैटेलाइट या फिर हम ऊपर जाते हैं प्लैनेट वगैरह या सैटेलाइट जो घूमता है वहाँ पे पूरा ब्लैक होता है। वहाँ ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, वहाँ पार्टिकल्स ही नहीं होते, वहाँ कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते जो लाइट को फैलाएं, इसलिए वहाँ पे कोई कलर फैलता ही नहीं है। तो फिर हमको सारी चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं? ब्लैक। तो ऊपर हाई एल्टीट्यूड्स पे स्काई ब्लैक क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर सिर्फ अर्थ के या प्लैनेट्स के आसपास है। जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड्स में जाते हैं वो एटमॉस्फेयर क्या होता जाता है? ख़त्म होता जाता है, नो पार्टिकल्स। गेटिंग माई पॉइंट? उसी तरीके से वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, अब बादल सफ़ेद कलर के क्यों दिखाई देते हैं? तो बेसिकली क्लाउड्स क्या हैं? ये बहुत सारे
छोटे छोटे वाटर ड्रॉप की असेंबली है। बहुत सारे वाटर ड्रॉप्स ने मिलके क्लाउड्स बनाए हैं, जिसका साइज इज मोर देन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। उसका साइज क्या है? वेवलेंथ ऑफ वाइट लाइट, जो सन से लाइट आती है उससे ज़्यादा होता है। इसलिए ऑल कलर स्कैटर्ड विथ इक्वल इंटेंसिटी। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि वो जो क्लाउड्स हैं उसके वाटर ड्रॉप्स जो हैं वो रेड को ज़्यादा फैलाएंगे या ब्लू को ज़्यादा फैलाएंगे। वो सारे ही कलर को इक्वली स्कैटर्ड करते हैं, जिसके कारण हमको वाइट कलर दिखता है। गेटिंग माई पॉइंट? उसी तरीके से एक इफ़ेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। क्या कहते हैं? टिंडल इफ़ेक्ट। ये सब थ्योरी है, ये सब आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है। टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है? टिंडल इफ़ेक्ट यानी होता है स्कैटरिंग बाय कोलाइडल पार्टिकल ग्लो द पाथ ऑफ लाइट। ग्लो द पाथ ऑफ लाइट। आप लोगों ने एक फिनोमिना, मतलब ये जो लाइट जब पार्टिकल से स्कैटर्ड होती है तो हमको लाइट का पाथ दिखने लगता है। लाइट का पाथ दिखने लगता है जब लाइट किसी पार्टिकल से टकरा के स्कैटर्ड होती है तो हमें लाइट का पाथ दिखने लगता है। ये एक कॉमन फिनोमिना है जो हर पर्सन ने अपने घर में देखा होगा। कैसे? जब हमारी खिड़की से या छोटे छोटे होल से जब एक रेज आती हैं सन की, तो आपने देखा होगा हमको वो रेज में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे धूल दिखती है चलती हुई, उसमें हमको ऐसी रेज आती हुई दिखाई देती है और उसमें हमको ऐसे पार्टिकल्स दिखते हैं। ये खिड़की में से लाइट आती है तो हमको यहाँ से लाइट का पाथ दिखने लगता है, हमको ऐसे दिखती है ऐसे लाइट आती हुई। तो ये जो व्हेन फाइन बीम एंटर्स अ स्मोक फील्ड रूम, हमारे रूम में बहुत सारी डस्ट होती है और जब वो उसमें एंटर करती है थ्रू होल्स, स्कैटरिंग में एक पार्टिकल विजिबल, क्योंकि लाइट क्या होती है हर डायरेक्शन में फैलती है, जिसके कारण हमको वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल दिखाई देने लगते हैं, हमको वो पाथ भी दिखाई देता है। इस इफेक्ट को अपन क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग होना, लेकिन स्कैटरिंग के कारण ग्लो ऑफ द पाथ ऑफ लाइट, जो लाइट का पाथ है वो हमको दिखने लग जाए, तो उस इफेक्ट को अपन कहते हैं टिंडल इफेक्ट। उसी तरीके से यदि मान लीजिए बहुत घना जंगल है, सनलाइट पासिस थ्रू कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, मतलब बहुत ऐसा पेड़ वेड़ है और उसके बीच में से रेज आ रही हैं सन की, तो हमको वो पेड़ के बीच में से भी ऐसी सन की रेज आती हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि बहुत घना जंगल है, बहुत कम लाइट वहाँ पे आ रही है, तो हम लोग को वो पार्टिकल से टकराती है और हमको वो लाइट का पाथ क्या होने लगता है? विजिबल होने लगता है। तो इस इफेक्ट को अपन क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। उसी तरीके से टिंडल इफेक्ट का दो फिनोमिनाज और हैं। सन अपीयर्स रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट, मतलब सनराइज के टाइम पे हमको सन रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमको सन का कलर रेड दिखाई देता है। रेड ये क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये 3 पोजीशन है सन की, ये 2 पोजीशन में हमको रेड दिखाई देता है और यहाँ पे हमको वाइट दिखाई देता है। तो यहाँ से क्या होता है, हम अगर यहाँ पे हैं तो ये दोनों ही डिस्टेंस बहुत लार्ज होती हैं। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे होता है? अबव द हॉरिजन, सनराइज और सनसेट के टाइम पे। तो ये जो लार्ज डिस्टेंस होती है, इस लार्ज डिस्टेंस में हर कलर ज़्यादातर स्कैटर्ड हो जाता है। मैंने बोला सबसे कम स्कैटर्ड, लेस स्कैटर्ड कलर कौन सा है? रेड। रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, वो स्कैटर्ड, वो जल्दी से फैलता नहीं है। इसलिए जब ये लाइट हम तक पहुंचती है, सन की वाइट लाइट, उसमें से सारे कलर्स फैल जाते हैं, लेकिन सिर्फ रेड कलर ही एक ऐसा कलर है जो हमारी आँख तक पहुंच पाता है, जो फैलता नहीं है। लेकिन जब नून होता है दोपहर में, तब ये हमसे बहुत लेस डिस्टेंस पे होता है। सन की डिस्टेंस हमारे से बहुत कम होती है, इसलिए हमको यहाँ पे सारे कलर्स, यहाँ पे हमारे आँख में सिर्फ रेड कलर नहीं आता, यहाँ पे सारे कलर्स इक्वली स्कैटर्ड होते हैं और हमको यहाँ सन कैसा दिखाई देता है? वाइट। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। उसी तरीके से लास्ट फिनोमिना होता है डेंजर सिग्नल आर रेड। हमेशा डेंजर सिग्नल अपन रेड से क्यों बनाते हैं? एक ही रीज़न है, क्यों? क्योंकि रेड कलर कम फैलता है, इसलिए हमको वो दूर से ही दिख जाता है।
जब हमारी कार की लाइट किसी भी डेंजर सिग्नल के बोर्ड पे पड़ती है तो बाकी सारे कलर्स तो फैल जाते हैं, लेकिन रेड कलर बहुत दूर से विजिबल होता है, वो कम स्कैटर्ड होता है। इसलिए डेंजर सिग्नल कौन से कलर से बनाए जाते हैं? रेड कलर से बनाए जाते हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्कैटरिंग के कुछ थ्योरेटिकल फिनोमिनाज हैं जिसको थ्योरी पढ़ना है आपको कोई एनसीईआरटी की बुक से या फिर कोई रेफरेंस बुक से, ताकि आप उसकी प्रॉपर थ्योरी लिख सको। ये जो मेरे नोट्स हैं इसमें मैंने बहुत शॉर्ट में आपको ये समझाया है, आपको इसको थोड़ा सा इलॉबरेट करके कॉपी में लिखना है। गेटिंग माई पॉइंट? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, उसके कारण क्या क्या फिनोमिनाज होते हैं। तो ये लास्ट का जो पार्ट है इस चैप्टर का, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये आप लोगों को रेफरेंस बुक से पढ़ना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा ख़त्म होता है, जहाँ पे अपन लोगों ने ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर से शुरू किया था। आई के बारे में सब कुछ पढ़ा था, कैसी आई होती है, क्या उसके डिफेक्ट होते हैं, डिफेक्ट कितने तरीके के होते हैं, डिफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो आपको ह्यूमन आई के डिफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था डिस्पर्शन, कुछ फिनोमिना पढ़े थे, जिसमें पहला फिनोमिना हमने पढ़ा था डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने रेनबो पढ़ा था। तो यहाँ पे लास्ट में 3 फिनोमिना है, डिस्पर्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग। इन 3 फिनोमिना से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये 3 पार्ट थ्योरी हैं, इन तीनों पार्ट्स को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब ये है कि आप लोगों को मैं बार बार हर चैप्टर के बाद वही चीज़ कहती हूँ कि आपको एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के बीच के एग्जाम्पल्स और एक्टिविटीज़, ये तो आप लोग को बिल्कुल मस्ट आना ही चाहिए, बाय हार्ट लर्न हो जाने चाहिए। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, उसमें एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स यानी जो भी हैं, और एक्टिविटीज़, ये पूरा आपको बाय हार्ट हो जाना चाहिए व्हेन वी एंड अ चैप्टर। तो आफ्टर दिस आज डेट हमारी हुई है 9। मैं मंडे 11 मई को, परसों, आप सबका चैप्टर सबमिशन चाहती हूँ। आप लोगों को ये चैप्टर के पूरे नोट्स मुझे सबमिट करना है 11 मई को। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन आई। थैंक यू सो मच।